आज हमारे पास कुछ नोट्स और तस्वीरें हैं और इनमें एक पहेली सी छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पास अपने युवाओं के लिए एक एक तरह का सीक्रेट ट्रेनिंग सिस्टम था। एक ऐसी व्यवस्था जिसे आज की भाषा में शायद हम पता नहीं बोर्डिंग स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या यूथ क्लब का एक मिक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा गहरा और अनोखा था। इसे युवा गृह कहा जाता है। सही। तो आज हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये फैसिनेटिंग सामाजिक संरचनाएं क्या थीं, ये कैसे काम करती थीं, और क्या ये सब एक जैसी थीं या इनमें कुछ गहरे अंतर भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये युवा गृह की अवधारणा मतलब ये है क्या। इसका नाम सुनकर दिमाग में एक हॉस्टल जैसी तस्वीर बनती है, पर मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, हॉस्टल शब्द तो इसके साथ बिल्कुल न्याय नहीं करता। आप इसे एक तरह का लाइफ स्कूल समझिए। लाइफ स्कूल, अच्छा। हाँ, ये ऐसी जगह थी जहाँ गांव के सभी अविवाहित लड़के लड़कियां शाम होने पर इकट्ठा होते थे और सुबह अपने अपने घर लौट जाते थे। रोज? हाँ, रोज। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये समाज की सबसे जरूरी पाठशाला थी। यहाँ उन्हें वो सब कुछ सिखाया जाता था जो एक जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए जरूरी होता है। जैसे सामाजिक अनुशासन, अपनी संस्कृति की बारीकियां, गीत, संगीत, नृत्य और सबसे जरूरी कि एक समुदाय के तौर पर साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। तो ये उनकी एक अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र था, जहां से समाज के भविष्य की नींव रखी जाती थी। हमारे स्रोतों में एक नाम का सबसे ज्यादा जिक्र है, वो है घोटुल। हाँ, घोटुल। ये मुरिया और माड़िया जनजाति से जुड़ा है। बताया गया है कि ये गांव के बीच में या थोड़ा बाहर एक बड़ी सी झोपड़ी होती थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसके सदस्यों के नाम। लड़कों को चेलिक और लड़कियों को मोटियारिन। ये सिर्फ नाम देना क्या एक पहचान बनाने के लिए था, या इससे उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों में भी कोई फर्क आता था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी भूमिकाएं थीं। अच्छा। चेलिक और मोटियारिन बनकर वे एक तरह से कह सकते हैं कि समाज का ट्रायल वर्जन जी रहे होते थे। ट्रायल वर्जन, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, घोटुल के अंदर उनका अपना एक छोटा सा समाज होता था जिसके अपने नियम कायदे थे। यहाँ तक कि उनका अपना एक लीडरशिप स्ट्रक्चर भी था। मतलब उनके भी लीडर्स होते थे? बिल्कुल। जो सबसे काबिल और सीनियर लड़का होता था उसे सरदार या सिरेदार कहा जाता था, और जो प्रमुख लड़की होती थी उसे बेलोसा का दर्जा मिलता था। सरदार और बेलोसा। और यही सरदार और बेलोसा घोटुल के अंदर अनुशासन बनाए रखने, काम बांटने और सारे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो हाँ, ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग ही थी, जहाँ युवाओं को असली जिम्मेदारियां देने से पहले उन्हें एक सुरक्षित माहौल में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता था। ये तो कमाल है, मतलब एक तरह की प्रैक्टिस सोसाइटी। बिल्कुल। स्रोतों में एक जगह ये भी लिखा है कि घोटुल में युवाओं को सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता था। मुझे सहजीवन शब्द सुनकर आज के को लिविंग स्पेसेस की याद आ रही है। लेकिन यहाँ इसका मतलब शायद कहीं ज्यादा गहरा था, है ना? हाँ, बहुत गहरा। ये सिर्फ किराया बचाने के लिए साथ रहना तो बिल्कुल नहीं था। हाँ। यहाँ सहजीवन का मतलब था एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, सहयोग करना और एक दूसरे का सम्मान करना सीखना। हाँ। आप सोचिए, अलग अलग परिवारों से आए युवा एक साथ रह रहे हैं तो उनमें मतभेद भी तो होते होंगे। बिल्कुल होते होंगे। घोटुल उन्हें यही सिखाता था कि व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझाकर सामुदायिक हित को ऊपर कैसे रखा जाए, और ये सब कुछ बहुत बोझिल तरीके से नहीं होता था। तो कैसे होता था? इसका माध्यम था संगीत और नृत्य। हमारे स्रोतों में जिक्र है कि रेला गीत घोटुल का पसंदीदा गीत है। रेला गीत? हाँ, ये गीत संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, ये उनके जुड़ने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और एक टीम के रूप में काम करने का तरीका थे। मतलब मनोरंजन के जरिए सामाजिक शिक्षा। हाँ। और इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी था, है ना? इनके देवता लिंगोपेन का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। लिंगोपेन को घोटुल का संस्थापक और प्रमुख देवता माना जाता है। अच्छा। मान्यता है कि उन्होंने ही सबसे पहले इस संस्था की नींव रखी थी ताकि समाज व्यवस्थित और सुसंस्कृत बन सके। तो मतलब संस्कृति, समाज, आध्यात्मिकता सब एक साथ। सब एक साथ। ये तीनों चीजें एक दूसरे में पूरी तरह गुथी हुई थीं। इसका मकसद सिर्फ अनुशासन सिखाना नहीं था, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व का एक, आप कह सकती हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना था। समग्र विकास। हाँ। जहां वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें और भविष्य के लिए तैयार भी हों।
तो अगर घोटुल का फोकस संस्कृति, कला और सहजीवन पर था, तो क्या सभी युवाग्रह इतने ही कलात्मक और खुले माहौल वाले थे? नहीं। क्योंकि हमारे स्रोतों में एक और नाम आता है, धूमकुड़िया, और उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वहां का माहौल काफी अलग था। ज्यादा सख्त, ज्यादा डिसिप्लिन्ड। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। धुमकुड़िया जो है वो उरांव, बिरहोर और खरिया जनजातियों से जुड़ा युवाग्रह है। अच्छा। और जहाँ घोटुल का दिल उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों में बसता है, वहीं धुमकुड़िया की आत्मा उसके अनुशासन में बसती है। अनुशासन में? हाँ, स्रोतों से साफ पता चलता है कि यहाँ सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन पर बहुत ज्यादा जोर था। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते तो थे, लेकिन सीमित। मतलब कम? हाँ, कम। इसका मुख्य काम था युवाओं को एक अनुशासित इकाई के तौर पर तैयार करना, जो सामूहिक श्रम कर सके, गांव की रक्षा कर सके और अपनी परंपराओं को सख्ती से निभा सके। तो ये एक तरह की लीडरशिप और सोशल ट्रेनिंग एकेडमी जैसा हुआ? बिल्कुल, एक एकेडमी की तरह। स्रोतों में ऐसा क्या है जिससे ये सख्ती झलकती है? कोई खास नियम या कोई व्यवस्था थी? देखिए, इसकी पूरी संरचना ही इसकी गंभीरता को दर्शाती है। एक स्रोत बताता है कि धूमकुड़िया में सदस्यों को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता था। 3 वर्ग? हाँ, सबसे छोटे बच्चे, फिर किशोर और फिर 18 साल से बड़े वयस्क सदस्य। ये एक तरह की मेंटरशिप प्रणाली थी, जहां सीनियर सदस्य जूनियर्स को ट्रेनिंग देते थे। और यहाँ के सदस्यों के नाम भी उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। 18 साल से बड़े पुरुष सदस्य को धांगर और महिला सदस्य को धांगरिन कहते थे। धांगर और धांगरिन? और इनका जो मुखिया होता था, धांगर महतो, उसका अधिकार बहुत ज्यादा होता था। कितना? कहा जाता है कि उसके नियम इतने सख्त थे कि अगर कोई सदस्य बिना बताए रात को गायब हो जाता तो उसे सजा मिलती थी। सजा भी? हाँ, ये लगभग एक सैन्य अकादमी जैसा लगता है, जिसका मकसद समाज के लिए मजबूत और अनुशासित युवा तैयार करना था। और महिला प्रमुख बार्किन धांगरिन का क्या रोल था? क्या उनके पास भी इतनी ही अथॉरिटी थी? हाँ, महिलाओं के मामलों में उनका अधिकार सर्वोच्च होता था। वो धांगरिनों के बीच काम का बंटवारा करती थीं, उन्हें अनुशासन में रखती थीं और उनकी ट्रेनिंग की निगरानी करती थीं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि व्यवस्था भले ही सख्त थी, लेकिन उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट और सम्मानित जगह थी। तो कुल मिलाके अगर घोटुल एक क्रिएटिव कॉम्यून जैसा था, तो धुमकुड़िया एक डिसिप्लिन फोकस्ड एकेडमी थी। वाओ! उद्देश्य दोनों का एक ही था, बेहतर सामाजिक व्यक्ति बनाना, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और जब हमें लग रहा था कि हम घोटुल और धुमकुड़िया के इस फर्क को समझ गए हैं, तभी हमारा सामने एक तस्वीर आती है जिसमें एक पूरी लिस्ट है और भी कई युवा ग्रहों के नाम। हाँ, वो लिस्ट जैसे बिरहर जनजाति के लिए गिटियोना, भारिया के लिए घसरवासा, भुइयां का रंगभंग और परजा जनजाति का धांगा बक्सर। ये लिस्ट तो इस पूरी पहेली को और भी उलझा देती है। उलझाती भी है और दिलचस्प भी बनाती है। वो कैसे? ये दिखाती है कि ये अवधारणा कितनी व्यापक और डाइवर्स थी। हर जनजाति ने अपनी जरूरतों और अपनी सामाजिक संरचना के हिसाब से इस मूल विचार को ढाला। अच्छा। जैसे रंगभंग जैसा नाम सुनकर ही लगता है कि शायद वहां कला और रंगमंच का ज्यादा महत्व रहा होगा। सही बात है। घसरवासा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये तो और शोध का विषय है, लेकिन ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कहते हैं। और यहीं पर एक और उलझन सामने आती है। एक सोर्स कहता है कि बिरहर जनजाति का युवा ग्रह दुमकुड़िया है, पर यह दूसरी लिस्ट उसे गिटियोना कहती है। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या कोई एक सोर्स गलत है? देखिए, इसे गलती के तौर पर देखने की बजाय विविधता के रूप में देखना ज्यादा बेहतर होगा। विविधता? हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बिरहोर जनजाति के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम प्रचलित हों। ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि धुमकुड़िया एक व्यापक शब्द हो जो इस तरह की संस्थाओं के लिए इस्तेमाल होता हो, और गिटियोना उसी के अंदर किसी खास तरह का या किसी खास क्षेत्र का युवा गृह हो। ये भी हो सकता है। पर इसे विविधता कहना तो ठीक है, पर क्या ये किसी एक शोधकर्ता की गलती भी हो सकती है? या हो सकता है कि समय के साथ नाम बदल गया हो? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमें इन स्रोतों पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, जब हम इस तरह की पारंपरिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये कोई पत्थर पर लिखी इबारतें नहीं हैं। ये जीवित संस्कृतियां हैं जो समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। सही।
अलग अलग शोधकर्ता अलग अलग समय पर अलग अलग नजरिए से इन्हें देखते हैं, तो इन छोटे छोटे विरोधाभासों से घबराने की बजाय हमें इन्हें एक सुराग की तरह देखना चाहिए। सुराग, हाँ। ये हमें बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत हमेशा किसी एक सीधी सरल परिभाषा से कहीं ज़्यादा जटिल और रिच होती है। ये अंतर ही हमें उस संस्कृति की गहराई में झांकने का मौका देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नजरिया है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखें जो हमने आज इन स्रोतों से निकाले हैं, तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि युवा गृह कोई एक अकेली संस्था नहीं थी, बल्कि ये एक विचार था जिसे अलग अलग जनजातियों ने अपने अपने तरीके से साकार किया। एक तरफ घोटुल है जो मुरिया माड़िया समाज का एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र है, जहां सहजीवन और कला के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ धुमकुड़ियां है जो ओराओं और दूसरी जनजातियों की एक अनुशासन केंद्रित अकेडमी है, जहां नेतृत्व और सामूहिक श्रम पर जोर है। और फिर गिटियोना, रंगबंग जैसे और भी कई रूप हैं जो दिखाते हैं कि ये परंपरा कितनी विविध थी। और हमारे पास एक स्रोत में इन मुख्य नामों को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी गई है। हाँ, वो ट्रिक। मुरिया माड़िया का घोटुल, ओरांव बिरहोर का धुमकुड़िया। ये कम से कम इन मुख्य जुड़ावों को याद रखने का एक आसान तरीका है ना? बिल्कुल, एक अच्छा निमोनिक है। और इन नामों और जनजातियों से भी ज्यादा जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो है इन संस्थाओं का असल मकसद। वो क्या था? ये सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं थी। ये बहुत ही सोच समझ कर डिजाइन की गई प्रणालियां थीं जिनका लक्ष्य था युवाओं को उनके समाज का एक जिम्मेदार, जानकार और सक्षम सदस्य बनाना। ये विवाह से पहले सामाजिक प्रशिक्षण का एक अनूठा मॉडल है जो व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए तैयार करता है। ये संस्थाएं सुनिश्चित करती थीं कि संस्कृति और सामाजिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें। आज हमने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृतियों ने युवाओं को शिक्षित करने, उन्हें समाज से जोड़ने और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कितनी अनोखी और प्रभावशाली संस्थाएं विकसित की। हाँ, ये सिर्फ पुरानी परंपराएं नहीं हैं, ये तो सामुदायिक जीवन के गहरे सिद्धांतों पर आधारित सोशल इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण हैं। सही कहा, जहां हर व्यक्ति को समाज का एक अहम हिस्सा महसूस कराया जाता था। और यहाँ एक आखिरी विचार मन में आता है। बताइए। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां शिक्षा अक्सर बहुत व्यक्तिगत और स्क्रीन आधारित हो गई है, जहां लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हुए भी समुदायों से कटकर अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, ये युवा गृह हमें सामुदायिक शिक्षा और समग्र विकास के एक शक्तिशाली मॉडल की याद दिलाते हैं। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब हम कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ऐप्स और इवेंट्स बनाते हैं, तो क्या हम इन सदियों पुरानी सफल प्रणालियों से कुछ सीख सकते हैं? क्या असली कनेक्शन बनाने का राज, समाज को जोड़े रखने का फॉर्मूला इन्हीं घोटुल और धुमकुड़िया जैसी संस्थाओं के मूल विचार में छिपा है, जहां सहजीवन, अनुशासन और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान सब कुछ एक साथ एक ही छत के नीचे दिया जाता था?